वो जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। ठीक है? जी। एक देखिए इम्पोर्टेंट अवार्ड अभी चर्चा में बना हुआ है और ये काफ़ी चांस है पूछने का, चाहे आप बीपीएससी या जो भी एग्ज़ाम देंगे। डब्ल्यूएचओ का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है इस बार, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार जो है ये भारत के ही एक विभाग को मिला है, एक हॉस्पिटल को मिला है, ठीक है? तो आप लोग सुने होंगे कि बेंगलुरु जो है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संबंधित क्षेत्र में विभाग में वो खोज करता है। तो उसको ये नेल्सन मंडेला का अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो याद रखिएगा बेंगलुरु का एक हॉस्पिटल है, ठीक है? सुपर अर्थ जो है ये भी चर्चा में रहा है, ठीक। अच्छा, किसी को ये गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पता है क्या? ये क्या होता है गोल्डीलॉक्स जोन? ये स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप किन्हीं को याद आ रहा है तो ये बताइए। इतना इतना भी पढ़ते नहीं है ये लोग, आप जितना पूछ रहे हैं ना सर। अच्छा, जी क्या जैसे जहाँ पे मतलब ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के लिए जैसे हवा हो, पानी वगैरह हो? जी जी बिल्कुल। और आप कुछ बता सकती हैं इस पे? तो याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ा नहीं, है। आप बहुत अच्छा बताई हैं। देखिए गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो दरअसल आपको बोला जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन है। जी मैं आप बताता हूँ, ठीक है? हम्म। और साइलेंट कर लेंगे। गोल्डीलॉक्स जोन है वैसे ग्रहों के आसपास का इलाका कहा जाता है क्योंकि देखिए स्पेस में जो वैज्ञानिक है उनका मानना है ऐसे वैज्ञानिकों का कि पृथ्वी ही एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। उनका मानना है कि स्पेस में और भी बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे। तो वैसा कोई ग्रह जिसको हम लोग मतलब वैज्ञानिक खोज पाते हैं जिसका पृथ्वी से मिलता जुलता वातावरण है, वहां पे पानी की उपलब्धता होने का चांस ज्यादा है, वहां ऑक्सीजन होने का चांस है, उसकी तारे से कितनी दूरी है, और ये सब जब एक सुटेबल जोन मिल जाता है जो पृथ्वी से मिलता जुलता हो तो उसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है? तो गोल्डीलॉक्स जोन चर्चा में अभी इसलिए बना हुआ है क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने एक इसी गोल्डीलॉक्स जोन का पता लगाया है जिसमें एक ग्रह का पता लगा जिसका नाम उन्होंने दिया है TO1715b। ठीक है, ये नाम नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये एक इस प्रकार का कोई ग्रह उन्होंने खोजा है, ठीक है? गोल्डीलॉक्स जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप याद कीजिए अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था जिसमें पल्सर के बारे में पूछा गया था, ब्रह्मांड से रिलेटेड एक वर्ड था पल्सर, और पूछा गया था कि ये क्या है। तो उसी तरीके से ये सब भी टर्म जो है गोल्डीलॉक्स जोन हो गया, नेब्यूला हो गया, रेड जाइंट हो गया, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इन सब चीजों को भी देखते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर। और कुछ न्यूज जो काफी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। जो बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी सबको? तो आप सभी का नमस्कार और स्वागत है हमारे न्यूज एट नाइट प्रोग्राम के तहत। ये चीजें हम बताते हैं और आज आपको यहाँ पे भी हम बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्लासेस लेनी थी, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है तो शायद थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। और जो बहुत काफी महत्वपूर्ण न्यूज है इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो और सबसे बड़ा न्यूज है जो कि आपके पीटी मेंस इंटरव्यू और क्या कहते हैं खास करके जो आने वाले इलेक्शन है 2024 में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो चुनावी बॉन्ड है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसा कि लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। अब देखिए कि ये चीजें यहाँ पे जो एक लाइन ये टर्म लिखा गया है ये असंवैधानिक घोषित किया गया है, ना कि अवैधानिक। क्या फर्क होता है कि कोई कानून को असंवैधानिक घोषित करना और कोई कानून को अवैधानिक घोषित करना? असंवैधानिक घोषित करना मतलब क्या होता है कि संविधान की आत्मा का उल्लंघन कर रहा है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे मुख्य काम ही यही है कि वो जो भी संसद कानून पास करे और उसको रिव्यू करने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जो संसद हम बोलते हैं ना कि कानून का संरक्षक है एक तरीके से, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो असंवैधानिक घोषित किया गया है मतलब कि संविधान के लाइन से, संविधान जो हमारी कहती है, जो संविधान की फिलॉसफी है, जो संविधान की आत्मा है, उससे यह जो है कि बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने संसद ने लाया था 2017 में, वो मैच नहीं करता है। अवैधानिक क्या होता है? अवैधानिक मतलब होता है कि विधान मतलब कानून होता है, आप जानते हैं। अवैधानिक मतलब कि कानूनी नहीं है। कानून और संविधान दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ते हैं जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा ताकत है देश का, वो है संविधान। संविधान में क्या होता है कि कोई विधेयक पारित होता है, विधेयक कानून बनता है, कानून में फिर रूल होता है, उसमें फिर लॉज होते हैं, फिर बाय लॉज होते हैं। इस तरीके से उसकी हायरार्की चलती है। पॉलिटी में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया है। मतलब ये संविधान के तहत नहीं था, संविधान की बातों को नहीं मान रहा था, संविधान के लाइन में नहीं चल रहा था। क्यों है ये असंवैधानिक, ऐसा घोषित क्यों किया गया है? तो ये 2 बातें इन्होंने बताया है कि सूचना के अधिकार का ये उल्लंघन कर रहा था। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आपको पता है ना, राइट आरटीआई जो है कि 2005 वाला जो एक्ट है, उसका उल्लंघन कर रहा था। और क्यों ऐसा हो रहा था कि ये डोनर एनोनिमिटी, मतलब कि जो दान देने वाले हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। किसको पता नहीं चल रहा था? नीचे लिखा गया है। आप ये इस बॉन्ड के बारे में जानते हैं कुछ? सबको पता है? ये बॉन्ड के बारे में बताएं दे हम। देखिए पहले बॉन्ड के बारे में यस बता देते हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने इस तरीके को लाया गया था। होता क्या है कि हमारे जो चुनावी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है जिसको, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल है, या और भी जो भी पार्टियां हैं देश में, उस पार्टी को चलाने के लिए फंड दिया जाता है। मतलब पार्टी को पैसा दिया जाता है, चंदा दिया जाता है। तो अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना हो या फिर समझना हो तो क्या है कि चुनावी बॉन्ड यह वित्तीय तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ने जान लिया कि चुनावी बॉन्ड वह वित्तीय तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। तो इससे क्या होता था? चंदा देता था। तो चुनावी बॉन्ड, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इससे पहले भी चंदा दिए जाते थे। ऐसा तो कोई आज नहीं है। जब कांग्रेस बना 28 दिसंबर 1885 को, ये उससे पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टियां चलती रही हैं आज तक हमारे देश के पूरे इतिहास में, चाहे अंग्रेजी शासन के दरमियान हो या अभी के दरमियान हो, तो चंदा पे ही चलता है पॉलिटिकल पार्टी। आप स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि लोग मिलते हैं, संगठन बनाते हैं, उसमें से कोई जो है कि चंदा देता है, फिर संगठन का काम चलता है, फिर लोग चुनाव लड़ते हैं। क्लास 9th में एक क्वेश्चन है, आप उसको, इस पे गौर कीजिएगा कि भारत में क्यों ये राजनीतिक दल जरूरी है, इस बात पे भी आएंगे। तो आप समझ गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता था? चंदा देने का एक तरीका था। यह तरीका 2017 में लाया गया था। इससे पहले जो है कि दूसरे तरीके से चंदे दिए जाते थे, तब भी चंदा दिया जाता था, अब भी चंदा दिया जाता था, उससे पहले भी चंदा दिया जाता था। 2017 में जब ये केंद्र सरकार ने इसको लाया, तो फिर जो है कि इस पे विवाद स्टार्ट हो गया। तो उसी समय पे जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने केस कर दिया था, तो उसका भी जिक्र करें। तो ये समझ गए। तो हम थे कहाँ पे? सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। डोनर एनोनिमिटी थी, डोनर का पता नहीं चल रहा था किसने किसको पैसा दिया। इससे जो है कि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था। ये बॉन्ड एसबीआई से खरीदा जाता था। आप समझिए कि डोनर एनोनिमिटी, जो मतलब कि दान देने वाले का पता नहीं चलता था, उससे किसको फायदा हो रहा था? सरकार को जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि एसबीआई सरकार का बैंक है। सरकार चाहे तो उससे डाटा मंगवा सकती है कि भाई किसने कितने कितने का बॉन्ड खरीदा है, और जो है कि बताओ कि किसने कांग्रेस को चंदा दे दिया है, किसने जो है आम आदमी पार्टी को चंदा दे दिया है। बीजेपी सरकार भी केंद्र में है, तो पता तो कर ही लेगी। तो इससे जो है कि सशक्त लोकतंत्र में प्रॉब्लम आ रही थी, जनता को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। यह अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण संशोधन है जो सीरियस मेंस के कैंडिडेट हैं, इस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ पे संशोधन किया गया है। एक आयकर अधिनियम में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। दूसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, ये 1951 का है। आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, आरपीए जो है 1951 का, इसमें भी कुछ संशोधन किए गए थे 2017 में, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। तो इन दोनों संशोधनों को जो है कि रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और साथ के साथ ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 2 महत्वपूर्ण संशोधन है, इसको याद रखेंगे कि आयकर अधिनियम जो है, इनकम टैक्स है, उसमें जो संशोधन किया गया था मनी मिल के द्वारा, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो संशोधन किया था, दोनों संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। किसने लाया था? क्या था चुनावी बॉन्ड? तो हमने बताया कि 2017 में जो है कि ये चुनावी बॉन्ड, जिसमें अरुण जेटली माननीय वित्त मंत्री जी थे, उन्होंने ही लाया था, और इसको 2017 के बजट में डाला गया था। बजट में भी ये फाइनेंस बिल के तहत था। चीजें समझ में आ रही है ना? टफ तो नहीं लग रहा है ना? बताएंगे थोड़ा, नहीं तो और भी सरल करके बताएंगे हम। थोड़ा समझ में आ रहा है सर, थोड़ा ऊपर से जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो कोई नहीं, बने रहेंगे, इसको हम और भी डिटेल में बता देंगे। देखिए, ये फाइनेंस बिल वित्त विधेयक के तहत पास किया गया था। ये चीज समझते हैं? नहीं समझते तो हम बताते हैं। होता क्या है कि कोई भी विधेयक है, जब वो कानून बनता है, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, थोड़ा सा टफ जा रहा होगा, हम समझ रहे हैं। तो उसमें ये फाइनेंस बिल कौन डिसाइड करता है? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। उस समय भी बहुत किरकिरी हुई थी। जब 2017 में ये बॉन्ड आया था, उस समय भी मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और पढ़ाया भी था, इस चीजों को जानते थे कि, तो आपको हर कोई जान रहे हैं कि वित्त विधेयक जो है कि राज्यसभा में उसका कोई अधिकार नहीं है, 14 दिन में पास किया जाता है। खैर, नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जिनको समझ में आ रहा है वो समझ लिए होंगे। ये चुनावी
म्यूट ये प्लीज। मनी बिल होगा ना? हाँ, सॉरी, वो मनी बिल होगा, गलती लिखा गया है, मनी बिल, धन विधेयक होगा, धन विधेयक। मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, देखिए ये चुनावी बॉन्ड जो है कि 1000 और उसके मल्टीपल में चलता था। तो ये बॉन्ड जो है कि या तो आप 1000 का लेंगे या 10,000 का लेंगे या फिर क्या कहते हैं 1 लाख का लेंगे, और इस तरीके से वो 1 करोड़ रुपए तक जो है कि ये चुनावी बॉन्ड था। जब आप चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए जाते थे तो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वही अधिकृत था इस बॉन्ड को बेचने के लिए। आप जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहां से चुनावी बॉन्ड को खरीद लेंगे और वहां एक केवाईसी फॉर्म भरेंगे ताकि आपका डिटेल उसमें पता चल जाए। डिटेल उसको पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको पता रहेगा, एसबीआई को, और उसके बाद डिटेल किसी को पता नहीं रहेगा। आपने क्या किया कि 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपया, 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और फिर आपने खरीद कर लाया और उसके नीचे लिख दिया कि टू भाजपा। तो बीजेपी को ये बॉन्ड चला जाएगा। बीजेपी क्या करेगी, 15 दिन के अंदर जो है कि उसको कैश इन करवा लेगी। इस तरीके से ये बॉन्ड 1000 का, 10,000 का और 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का ये बॉन्ड था। 1000 के मल्टीपल में ये बॉन्ड चल रहा था। अब देखिए ऐसा कौन लेता था चुनावी बॉन्ड, कौन खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड? हम भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, कोई एज ए कंपनी भी खरीद सकती है, हर कोई खरीद सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। चुनावी बॉन्ड जब तक नहीं आया था, इससे पहले नियम था कि कोई भी कंपनी चंदा उतना ही दे सकती है, उसके प्रॉफिट का 7% या रेवेन्यू का 10%, कुछ इस तरीके का ही नियम था उस समय पे, 2017 से पहले। और उस समय था कि 20,000 तक जो है कि चंदा आप कैश के फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन अरुण जेटली जी ने उस टाइम 2017 में क्या किया गया था कि 2000 तक का ही चंदा जो है कि कैश के फॉर्म में दिया जाएगा, और जो भी चंदा दिया जाएगा उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही दिया जाएगा, दूसरा चंदा देने का कोई तरीका ही नहीं बचा था। उसमें कहा गया था कि काला धन पे जो है कि रोक लगाया जाएगा, इससे जो है कि काफी प्रगति आएगा, इस तरीके से भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ है। क्या उल्टा हुआ वो पढ़ते हैं अभी हम। तो ये पैसा कौन ले सकता था? तो आपने क्या किया है, 1000 रुपये का एक चुनावी बॉन्ड खरीदा है, और अडानी साहब ने क्या किया है, 1 करोड़ रुपए का जो है कि एक चुनावी बॉन्ड खरीदा है। आपने लिखा कांग्रेस चुनावी बॉन्ड के ऊपर और अडानी साहब ने लिखा बीजेपी। तो 1 करोड़ रुपए 1000 का चुनावी बॉन्ड आपने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस का व्यक्ति क्या करेगा, उसको इनकैश करवा लेगा जाकर के, और फिर 1 करोड़ रुपया का जो अडानी साहब ने खरीदा था वो क्या करेगा, बीजेपी को दे देगा। वो बीजेपी जो है कि 15 दिन के अंदर इनकैश करवा लेगी। ये एक तरीके का प्रोमिशनरी नोट होता है, जिनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पी नोट वगैरह आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो आरपीए में जो रजिस्टर्ड हैं, कौन रजिस्टर्ड होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में? जो पार्टियां होती है रजिस्टर्ड होती है, जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल इतने सारे रजिस्टर्ड हैं आरपीए में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 21A के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी, आप देखेंगे हजारों से ज्यादा पार्टी निकल जाएंगे। लेकिन उसमें नियम क्या था कि पिछले लोकसभा या विधानसभा के कुल वैध मतों का जिस पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट हासिल हुआ है, पिछले लोकसभा या विधानसभा के कुल वैध मतों का कम से कम 1% वोट हासिल हुआ है, उसी पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आलू लहसुन पार्टी खुल गया तो उस तरीके उसको चंदा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। किसी का मन करेगा चंदा नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? 1% जिन्होंने लिया है। बॉन्ड का नाम जो है कि पार्टी में मेंशन रहता है, आपने लिखा है ना यहाँ पे कांग्रेस, अडानी साहब ने क्या लिखा है, अडानी साहब ने लिखा है बीजेपी, तो बॉन्ड में उसका नाम मेंशन रहता था। उसमें कहा गया है कि ये जो चंदा दिए जाते थे, ये ऐसा देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक बहुत बड़ा टिप्पणी है, उन्होंने कहा है कि रूलिंग पार्टी को ही अधिकांश चंदा मिलता था, रूलिंग पार्टी इन द सेंटर एंड रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। मान लीजिए कि सेंटर में मोदी जी की सरकार है तो उसको चंदा मिल रहा था, और जो अगर उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब की सरकार है तो नवीन पटनायक साहब को चंदा मिल रहा था। इससे क्या हो रहा था, लोकतंत्र कमजोर हो रहा था। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उल्टा हो रहा था। और दूसरी बात, आम आदमी चंदा देने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये कैसे पता चला है कि 94% चंदा जो दिया जा रहा था, जो डोनेशन दिया जा रहा था, वो 1 करोड़ के मूल्य वर्ग के चुनावी बॉन्ड थे, इलेक्टोरल बॉन्ड थे। आप समझ सकते हैं कि 94%, ये बहुत बड़ा नंबर है। चंदा 1 करोड़ मूल्य वर्ग के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिए गए थे। मूल्य किस किस मूल्य वर्ग थे? तो ये था कि 1000 था, 10,000 था, इस तरीके से फिर जो है कि
10,000 हो गया, फिर 1 लाख हो गया, इस तरीके से था। और मैक्सिमम कितना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है? 1 करोड़ का हो सकता है। तो 94% चंदा 1 करोड़ के मूल्य वर्ग से गया है। इसका मतलब क्या है कि 1 करोड़ को नॉर्मल पीपल तो नहीं दे रहा है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहे हैं? जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, बड़े-बड़े जॉइंट्स हैं। और इस तरीके से ये देखा गया कि सरकार जो चला रही है, जो पार्टियां चला रही है, वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट समूह चला रहे हैं। जैसे अडानी समूह हो गया, अंबानी समूह हो गया, या फिर और भी जो भी समूह है। अडानी जी का इनमें नाम काफी बदनाम भी है। तो ये देखा गया। इसको देखने से क्या पता चलता है? अगर अडानी जी ने चंदा दिया है मोदी जी को, तो obvious सी बात है कि अपने फेवर में कुछ ना कुछ तो कानून बनवाएंगे। ऐसे तो कोई हवा में चंदा देता नहीं है। तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा था। इस केस का नाम भी जान लीजिए, कई बार पीटी वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो केस का नाम था एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आप जानते हैं कि एडीआर जो है, इसकी रिपोर्ट भी आती है, आप पढ़े होंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी में कितने रेपिस्ट हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, किसका कितना संपत्ति है, ये सब जारी करती है एडीआर। ये एक एनजीओ है। तो उसका नाम है एडीआर का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीज केस। इस केस का नाम यही है, इसी के नाम से केस हुआ था। उन्होंने केस में कुछ और भी हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कहा गया है कि 13 मार्च तक जो है कि ये एसबीआई बताए कि किसको किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला था। तो उसमें डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे न्यूज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एग्जाम में वो लिखा भी नहीं जाएगा। तो मोटा मोटी बात इलेक्टोरल बॉन्ड में यही था। क्या आपने समझ लिया इस चीज को? बताएं, कोई समस्या रही तो बताएं, नहीं तो इसको ब्रीफ कर देंगे फिर से हम अभी जस्ट। एनी डाउट? सर पार्टी चंदा देती क्यों थी? आखिर नहीं किसका नहीं, फायदा मतलब लेने के लिए? पार्टी को चंदा दिया जाता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, उसको चंदा नहीं देगा तो मोदी जी का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? जब चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाती है, आपको पता है कि अभी फरवरी में आचार संहिता लागू होने वाली है, फरवरी या मार्च जी या अप्रैल सर। में करेगा। तो उसमें हर पार्टी को चुनाव प्रचार करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है। आप जानते ही हैं कि इलेक्शन भारत में कैसे हो रहा है। इलेक्शन के लास्ट ईयर में जो है कि लास्ट टाइम में वो दारू मुर्गा बटाया जाता है, एक एक बोतल में जो है कि 500 रुपए में वोट बेचे जाते हैं। जो सच्चाई है हमारे देश की तो यही है। तो इसीलिए हर चुनावी पार्टी को और कैंपेन रन करवाने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, पोस्टर छपवाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती ही होती है, और वो चंदा से ही जुटाया जाता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? बढ़ेंगे अगले। सर ये जो हाँ, सर ये जो पेमेंट करता है जो जनते लोग, हम्म ये चुनाव पार्टी को, तो हम्म। इसका क्या आरबीआई का क्या ये इसका टाइम पीरियड होता है? जैसे साल में निकालता है या हर 5 साल पे निकलता है? देखो, साल भर में टाइम पे एसबीआई, आरबीआई नहीं, एसबीआई बॉन्ड बेचता है। ठीक है, और बॉन्ड बेचने के 15 दिन के अंदर, ये लिखा है नहीं यहाँ पे 15 दिन के अंदर। जैसे कि तुमने बॉन्ड खरीद लिया 1,000 का, उस पर लिख दिया कांग्रेस, तो कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में तुमने जमा किया। कांग्रेस क्या करेगी? वो एसबीआई के पास जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि भाई 1,000 रुपये का साकलिन ने बॉन्ड खरीद के लाया था। आपने क्या किया? आप गया बैंक, आपने गए बैंक में जाके 1,000 रुपया दिया, और एक जो है कि बॉन्ड ले लिया वहां से। एक कूपन की तरह होता है बॉन्ड, वो कूपन जाके जमा कर दिया कांग्रेस को, कांग्रेस उस कूपन को लेके गया एसबीआई, एसबीआई से जाके 1,000 रुपया निकाल लिया 15 दिन के अंदर। तो बीच बीच में ये निकलते रहता है और बिकते रहता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बोले कोई, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर कंपनी अपने किस फायदे के लिए मतलब चंदा देती है? कंपनी क्या फायदा मिलता कंपनी होगा? को फायदा बहुत होता है। कंपनी अपने रूल बनवा लेती है। कोयला का खदान है, या फिर क्या कहते हैं तेल का खदान है, या कोई जंगल है, वो ले लेता है। अडानी साहब ने बहुत लिया है। मुंद्रा कितने पोर्ट तो ले लिए सरकार के, फिर बहुत कम रेटों पे। जो सरकार की संपत्ति है, हमारे देश की जनता की संपत्ति है, उसको वो खरीद लेते हैं। रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए मोदी जी, इस बार दे देंगे 5,000 करोड़ रुपया, तो हो जाएगा, रेलवे बिक जाएगा आपका, अडानी रेल चलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड होके जाएगा यूट्यूब पे, अच्छा। बट बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें यही रखना है कि चुनावी बॉन्ड को संवैधानिक घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें दो जो संशोधन किया गया था 2017 में, एक आयकर अधिनियम के तहत, एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951 वाला, दोनों संशोधन को रद्द कर दिया गया है। ये 2017 में एज ए जो है कि मनी बिल के रूप में पेश किया गया था, उसमें भी उसका काफी विरोध हुआ था। अरुण जेटली साहब उस समय वित्त मंत्री थे। ये चुनावी बॉन्ड जो है कि 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, ऐसे जो है कि उसके मल्टीपल में चलता है। और उसमें जो है कि कौन कौन सी पार्टी चंदा ले सकती है, तो जो कि आरपीए एक्ट, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला है, उसके धारा 21A के तहत जो रजिस्टर्ड है, और पिछले लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट हासिल हुआ हो,
और उसी को मिल सकता है। और इस केस का नाम जो है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी केस था। इतना ही इसमें आपको जानना है और कुछ नहीं। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज जो है कि यूएई में हिंदू मंदिर खुला है, आपको पता है। तो ये यही टेम्पल है, देख लें। ये मतलब कि काफी अच्छा संकेत इस बात का मिलता है कि यूएई जो है कि एक मुस्लिम बहुल देश है, उसमें इस तरीके से हिंदू मंदिर का खुलना, उससे दोनों संस्कृति, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का मिलन इस चीज को दर्शाता है कि कितने सद्भाव के साथ आज भी खाड़ी देश में हम लोग जो है कि रह रहे हैं और एक सद्भाव के साथ जी रहे हैं। ठीक है, तो यूएई में जो ये मंदिर है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 7 शिखर है। ऐसे करके गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से वो मिल जाएगा आपको। ये 7 शिखर किसको दर्शा रहा है, तो ये समझें। और ये जो मंदिर बना है वो जो है कि क्या कहते हैं कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बना है। तभी बताते हैं कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है। यूएई जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये एमिरेट्स में 7 एमिरेट्स का एक समूह है। 7 मतलब कि जो उस समय के राजा रजवाड़े थे, उन्होंने अपना 7 छोटा-छोटा इलाका जो था उसको मिला करके एक एमिरेट बनाया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसमें क्या है कि 7, समझ लीजिए ना कि 7 राजाओं का मिलन हुआ था उस समय पे। तो पहला जो है कि उसमें एमिरेट है अबू धाबी, पहला राज्य उसका। दूसरा उसका नाम है दुबई। तीसरा का नाम है अजमान। चौथा का नाम है अल क्वीन। पांचवा का नाम है फुजरिया। छठा का नाम शारजा है और 7वां का नाम है रास अल खुमैन। क्या इसको याद करना है? जी बिल्कुल आपको याद करना है, क्योंकि अभी जस्ट बीपीएससी में 69 बीपीएससी में एक इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। आदित्य सर इस पे बताएंगे भी। 69 बीपीएससी के पीटी में एक ऐसा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अगर दिया है तो अंदाजा होगा। जी सर, बिल्कुल। जी, तो इसलिए इसको पूरा आप लोग याद कर लेंगे। 7 का नाम एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पहला जो है वो है अबू धाबी, ये हो सकता है पूछ ले बीपीएससी पीटी में फिर से। अबू धाबी, दूसरा है दुबई, तीसरा है अजमान, चौथा है उल अल क्वीन, पांचवा है फुजरिया, छठा है शारजा और 7वां है रास अल खुमैन। इसको आप याद रख लेंगे कि दुबई के अंदर ये 7 राजा, जो 7 छोटे-छोटे राज्य थे, इनके मिलने से ही दुबई का निर्माण होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लें। ये जो मंदिर बनाया गया है, जिसका आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, यह मंदिर जो है कि बनाया गया है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। आप जानते हैं कि इंडिया में 2 तरीके का, मुख्य 2 तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो साउथ इंडिया है और जो नॉर्थ इंडिया है। अरे यार, इतना गंदा थोड़ी ना बनाते हैं इंडिया का मैप, फिर भी ठीक नहीं बनेगा आज। द्रविड़ और नागर। चलो ठीक है, समझ लो, मान लो कि ये इंडिया है। ये उत्तर भारत में जो टेम्पल बनता है वो बनता है किस स्टाइल में, तो द्रविड़ा नागरा स्टाइल में, नागर शैली में। और जो दक्षिण भारत में टेम्पल बनते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं। और जो मध्य भारत में बनते हैं वो किस स्टाइल में बनते हैं? बेसर शैली। बेसर शैली, तो बीच वाला जो है कि बेसर है। ठीक है, तो ये जो टेम्पल बना है, ये जो है कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। ये नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के तहत इसको बनाया गया है, यानी कि उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके स्टाइल में बनाया गया है। टोटल 27 एकड़ जमीन है, जिसमें कि 13.5 एकड़ में टेम्पल का परिसर है, और जो भी 12 एकड़ के आसपास या 14 एकड़ के आसपास बचेगा, उसमें 13.5 एकड़ के आसपास में जो है कि वो क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी, होटल वगैरह ये सब है। इस तरीके से दिया गया। 13 एकड़ जमीन जो है कि वो बीएपीएस एक संस्था है, उनके द्वारा दिया गया है, और बाद बाकी जमीन जो है कि यूएई गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। वो क्या बोलते हैं, अरे पार्किंग फैसिलिटी वगैरह के लिए, कार गाड़ी वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, इसमें पिंक राजस्थानी सैंडस्टोन का भी यूज किया गया है और एक व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। यूपीएससी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में तो पूछने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है। यूपीएससी में सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक बार पूछ लिया था लाल बलुआ पत्थर से कौन सा बना है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसमें एक खास बात क्या है, जहां पे मंदिर बना है, मंदिर के बगल में एक होली रिवर बनाया गया है। उस होली रिवर में क्या किया गया है कि 3 नदियों का संगम उसमें किया गया है, गंगा, यमुना और जो सरस्वती विलीन हो चुकी है उसको व्हाइट कलर से दिखाया गया है। इस तरीके से एक तरफ से गंगा को दिखाया गया है, एक तरफ से यमुना के पानी को डाला गया, बाकायदे यहाँ से पानी लेके जाया गया है वहां पे और उसमें डाला गया है। सिंबॉलिकली थोड़ा सा पानी डाल दिया और बाद बाकी पानी तो वहीं का है, ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी लेके गया है बहुत ज्यादा। और बीच में जो है कि व्हाइट कलर का एक सैंडस्टोन टाइप का बनाया है, उसमें जो है कि सरस्वती नदी को दिखाया गया। आप जानते हैं कि प्रयागराज में उसी तरीके का संगम है,
गंगा है, यमुना है और बीच में एक बालू का टीला टाइप का है जिसको कि माना जाता है कि सरस्वती नदी थी हमारी कभी, ठीक है। तो हमको इसमें मुख्य बात और जाननी है कि इसको बनवाया किसने है। तो इसको बनवाया है BAPS, एक संस्था है। इसका पूरा फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि बोचान श्री, हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, वेट करो 1 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये संस्थान है बोचान श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, उनके द्वारा ही ये बनवाया गया है ये टेम्पल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था, इसको हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगला न्यूज जो है वो आप लोगों से ही संबंधित। ये आप जानते हैं कि ये आज से कुछ दिन पहले संसद में ये पेश किया गया है। इसका नाम है क्या, लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण अधिनियम 2024। क्या आप जानते हैं इसके बारे में, पढ़े थे क्या? हेलो, नो सर। नहीं पढ़े हैं। परीक्षा में जो धांधली होता है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया है। आपको पता है, अखबार वगैरह नहीं पढ़ते आप लोग? ये सर देखे तो है बट उतनी याद नहीं है। जान नहीं है। देखिए, जो परीक्षा में धांधली होती है, झारखंड में 2023 में ही निकला है। ये टॉपिक ये सर। देखिए झारखंड में 2023 में लाया गया था, उसके बाद उत्तराखंड में भी ये लाया गया था। लेकिन इस बार क्या किया है कि केंद्र सरकार ने ही ये एक्ट लाया है। ये एक मॉडल एक्ट है। अभी हम बताते हैं कि मॉडल एक्ट क्या होता है और ये जो है कि परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो क्या है। तो इस कानून का नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि नाम प्रचलित नहीं था, इसलिए मैंने लिखा है। आप जब जितना भी अखबार पढ़ेंगे वहीं उसमें स्पष्ट लिखा था कि परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो है कि भारत सरकार ने बनाया कानून, इस तरीके से था। उसका नाम ये है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 ये कानून का नाम है, ठीक है। तो आप स्पष्ट है। देखिए, पहला है कि लोक परीक्षा मतलब कि पब्लिक एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर क्या, लोक परीक्षा पब्लिक एग्जामिनेशन में कौन कौन से परीक्षाएं आती हैं उसको देख लें। पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कौन सा होता है, जो कि भारत सरकार के एग्जाम होते हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार का कानून है तो केंद्रीय परीक्षाओं पे ही लागू होगा, राज्य की परीक्षाओं पे लागू नहीं होगा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि झारखंड या उत्तराखंड ने अपना कानून लागू किया था, तो वो झारखंड के परीक्षाओं के लिए है और उत्तराखंड के परीक्षाओं के लिए है। और झारखंड ने तो ऐसा कानून लागू किया कि वो JSSC का पेपर भी लीक कर गया। अभी इधर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक किया है और उत्तर प्रदेश वो RO एग्जामिनेशन का भी पेपर लीक का मामला चल रहा है। और इसमें से बहुत लोग गए भी होंगे आप लोग एग्जाम देने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है कि इन लोगों से कुछ नहीं संभल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। 8 मई को ही ना BPSC 67वीं का पेपर लीक हुआ था। तो बिहार में तो बहुत काफी सुधार आया है। उसके बाद जो है कि BSSC का पेपर जो जनवरी 27 दिसंबर या 23 दिसंबर को हुआ था, वो सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था, उसका एग्जाम रद्द करना पड़ा था। तो इसी चीज को रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उस पर कंट्रोल लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है। उसका नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम। पब्लिक एग्जामिनेशन जैसे इसमें कवर होगा जो केंद्र सरकार के एग्जाम होती है, जैसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे के एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं और NTA जो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उसको जो है कि लागू किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं। जितना भी है UPSC SSC रेलवे बैंकिंग क्या है, कंपटीशन का एग्जाम है। यह कानून स्कूली एग्जामिनेशन के ऊपर, 10वां 12वां वाले के लड़कों के ऊपर, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के ऊपर यानी कि ग्रेजुएशन PG UG वालों के ऊपर या PhD वालों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये मैंने क्यों लिखा है आगे बात कर रहा हूँ। कानून में क्या प्रावधान है, अगर परीक्षा में धांधली की गई है, धांधली 2 स्तर पे होता है, एक संगठित स्तर पे होता है, एक पर्सनल स्तर पे होता है कि हम जो है कि भैया के बदले एग्जामिनेशन दे के भैया को जो है कि UPSC निकलवा देंगे, BPSC निकलवा देंगे। उस तरीके का जो सेटर बैठता है, बोरो बैठता है, एक वो पर्सनल स्तर की धांधली होती है। एक संगठित स्तर पर गिरोह चलता है कि 10-10 लाख रुपया जमा करो और सबको जो है कि SSC में नौकरी लगवा दिया जाएगा, तो संगठित स्तर पे भी धांधली होती है।
तो दोनों स्तरों का बात कर लेते हैं। जो पर्सनल स्तर पे अगर किसी व्यक्ति ने धांधली किया है तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि आप किसी के बदले जाके अगर एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं एज ए बोरो, एज ए सेटर, तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। कोई गिरोह पकड़ा जाता है जो सरगना रहता है, उसको जो है कि 5 से 10 वर्ष की सजा होगी। 5 से 10 वर्ष की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा, पूरे संगठित गिरोह को। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इस तरीके से यह एक मॉडल एक्ट है। मॉडल एक्ट को समझ लें क्या होता है। मॉडल एक्ट का मतलब होता है कि यह मैंने जो है कि एक तरीके का कानून बना दिया, ड्राफ्ट कानून बना दिया। जैसे कि आप अपने दोस्त को चिट्ठी, हम अपने दोस्त को जो है कि एक लेटर लिखें कि या उसके बारे में ऐसे लिखें कि रमेश मेरा अच्छा दोस्त है, वो जो है कि बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार करता है। और आप एक मॉडल ऐसे हमने लिखा, आपको दिया कि आप अपने दोस्त महेश के ऊपर लिखो, तो आप उसमें क्या करेंगे कि सिर्फ रमेश का नाम हटा के अगर महेश कर दें तो वो आपका ऐसे बन गया। तो मेरा ऐसे रमेश के ऊपर था और आपका ऐसे महेश के ऊपर हो गया। मेरा दोस्त रमेश, मेरा आपका दोस्त महेश। तो इसी तरीके से वो जो है कि एक मॉडल कानून है। मॉडल कानून में ये होता है कि केंद्र सरकार ने ये व्यवस्थाएं की है, सेम टू सेम व्यवस्था केंद्र सरकार अपना नाम हटा के भारत सरकार की जगह अगर हम बिहार सरकार लगा दें, और जो एग्जामिनेशन बिहार सरकार में जैसे कि यूपीएससी होता है उसके अगर जगह हम बीपीएससी कर दें, एसएससी की जगह हम अगर बीएसएससी सिर्फ लिख दें, वो कानून लागू हो सकती है बिहार सरकार भी अगर अपने विधानसभा में पारित करा दे तो इस तरीके के कानून को मॉडल कानून कहा जाता है। अब इस कानून में कुछ खामियां हैं, उसको हम देखते हैं। मैंने जो बताया आपको कि स्कूली एग्जामिनेशन को इसमें लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? उसको भी लागू करना चाहिए। बहुत भयंकर तरीके से चोरी चपाटी होती रहता है स्कूल के एग्जामिनेशन में। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल, आप जानते ही हैं कि कितना चोरी होता है, और इस सबके आप साक्षी भी रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पास होकर भी आए ही होंगे। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कितनी चोरी होती है, आपको पता है कि किस व्यवस्था के तहत यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में चोरी होता है, और कितना लोग माइक्रो बनाते हैं, और कितने फर्रे बनाए जाते हैं, और कितना चीट ले जाया जाता है, आपको पता है। विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन में तो होता ही होता है। साथ करके जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटी, आईआईएम, मैंने इन सब जगह भी कुछ ना कुछ होते हुए देखा है। अनफेयर मीन्स होते हैं वहां पे भी, तो उसको भी लागू करना चाहिए था। अगर इस कानून की अगर कोई कमियां गिनानी हो तो यही कमियां हैं इसमें, कि स्कूली परीक्षा को और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पे इसमें लागू नहीं किया गया। तो आई थिंक कि ये जो है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? क्लियर है या पूरा क्लियर है? कुछ तो बताइए। यस सर, क्लियर। यस सर। और पढ़ना है? बोलिए कुछ, पानी पीता है तब तक हम। आदित्य सर जिक्र कर रहे थे, आपके सामने आपसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत जो है कि नेट जीरो कब तक होगा, तो 2047 तक होगा कि 2070 तक होगा? इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। तो 2070 तक है। नेट जीरो 2070 तक है, 2070 और ऊर्जा सक्षम जो है कि 2047 तक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने एक नोट लगा लिया है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एसडीजी गोल की बात कर रहे थे आदित्य सर, एसडीजी 17 गोल हैं, आप लोग जानते हैं। याद है 17 गोल? एसडीजी का 17 गोल नहीं याद है सर। एकदम कुछ याद है। एकदम एक लाइन से याद कीजिए उसको जाकर के। 17 गोल लिख लिए, एसडीजी का नेट पे सर्च मारिए और 17 को 17 रट जाइए। अभी हम कल से एग्रीकल्चर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसमें भी एसडीजी के 1-2 गोल का जिक्र करेंगे, स्टार्टिंग में ही जिक्र करेंगे। अभी आपको हम दिखा रहे हैं उसका चीज। तो सतत विकास जो है उसमें भारत की क्या भागीदारी है, और 2070 तक जो है कि भारत नेट जीरो होने वाला है। तो उसमें क्या क्या हमारी सरकार ने किया है अभी तक, और क्या क्या स्टेप हमारी सरकार उठा रही है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कि भारत का टारगेट जो है कि नेट जीरो 2070 तक होने का है। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी कार्बन उत्सर्जन किया किसी फैक्ट्री के माध्यम से, उतना कार्बन जो है कि आपको सोख लेना है, वन लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके। तो क्या हो जाएगा कि जितना आपने कार्बन उत्सर्जन किया, जितना भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलाया, और पेड़ लगा के उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कुल कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना रहा? जीरो। दिस इज द नेट जीरो। यही नेट जीरो है। जितना धुआं फैलाना है उतना धुआं को सोख लेना है, सिंपल से शब्दों में। सरकार आप जानते हैं कि रूफटॉप सोलराइजेशन ला रही है, क्योंकि एनटीपीसी वगैरह से जो बिजली बनती है उसमें काफी कोयला जलता है। सोनू यहाँ पे है, एनटीपीसी में ही जॉब करता है, इनको पता होगा। ये स्क्रीन शेयर बंद हो गया है, इसको बात नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं।
उसके बाद जो है कि ई बस सिस्टम लाया गया है, ई व्हीकल को बढ़ाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल है, इलेक्ट्रिक वाली बाइक है, उसको बढ़ाया दिया जा रहा है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम उजाला योजना के तहत जो है कि बहुत सारे एलईडी बल्ब्स लगाए जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, इस तरीके से जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसकी स्थापित ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है। सोलर पावर प्लांट में काफी डेवलपमेंट हुआ है मोदी सरकार के आने के बाद। इस चीज को तो हम नोट कर किए हैं कि जो उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस समय और मोदी साहब की सरकार आने के बाद मोदी सरकार में सोलर पावर प्लांट में काफी बड़े मात्रा में वृद्धि हुई है। जो ऊपर मतलब बिजली या नीचे मछली वाला कॉन्सेप्ट है, तालाब में सोलर सिस्टम लगाने का, जो रामागुंडम तेलंगाना में बहुत बड़ा एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया, या केरला में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया। जो आपके 68वीं बीपीएससी में कादिराबाद दरभंगा का जो क्वेश्चन था, उस इलाका में हम लोग रहते भी थे, तो वहां पे भी जो है कि ऊपर बिजली और नीचे मछली वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहां के तालाब में जो एक सोलर पैनल लगाया गया है। उसका दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में एक तालाब था, वहां पे भी लगाया गया है, जो लोग होंगे वो जानते होंगे। उसका सुपौल में भी इस तरीके से जो है कि लगाने की बात चल रही थी, तो ये बिहार में है। तो इस तरीके से जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि जो पवन ऊर्जा है, आप जानते हैं कि गुजरात में और तमिलनाडु में काफी स्थापित पवन ऊर्जा है। जो 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से सरकार इस पे काफी बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, हरित पथ सर। हाँ, हरित पथ वगैरह भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आपको कुछ याद है तो आप बताएं। हमको लगता है कि स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपना कार्बन क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट है, तो काफी सरकार इसमें काम कर रही है। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फिर एक सर ये भी है, वन कंट्री वन सोलर करके, वन ग्रिड वन सोलर। दिख रहा है क्या? आई थिंक नहीं शो कर रहा है। तो खैर, मुझे जितना पढ़ाना था वो 10 बजने वाले भी हैं, उसमें 3-4 मिनट ही कम है, तो मैंने बता दिया है। और आदित्य सर कुछ कॉपी चेक किए थे, तो दिखा दें कि क्या कॉपी है, किसका है? हाँ सर, दिखा दीजिए।